हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटिव बूस्टर पे स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम क्या देख रहे थे? हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आए हैं उसका डिस्कशन कर रहे थे। उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये वीडियो जो आज बन रहा है वो एमसीक्यू पे ही बन रहा है। ठीक है, ये एमसीक्यू का आज चौथा पार्ट है। मेरा ये मानना है कि जितने भी एमसीक्यू के सीरीज आए हुए हैं आपके पास उन सभी को अच्छे से आप देखिए और बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, निकट भविष्य में जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, रेलवे, एसएससी, यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हो, वहां पर इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। प्राचीन काल में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था? ठीक, आपसे नदी के बारे में पूछ रहा है। किस नदी के बारे में पूछ रहा है? झेलम नदी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि झेलम नदी को प्राचीन काल में या फिर यहाँ प्राचीन काल ना देकर के आपको वैदिक काल भी दे सकता है। ठीक है, वैदिक काल। तो पूछ रहा है कि झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था। आपके पास ऑप्शन है ए शतुद्री, बी परुष्णी, सी विपाशा या डी वितिस्ता। ठीक है, तो प्राचीन काल में झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जाना जाता था। अब हम अपने ऑप्शन को देखेंगे कि क्या है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वितिस्ता। और देखिए प्राचीन काल में यहां पर यह भी जान लीजिए कि परुष्णी को क्या कहते थे। परुष्णी को प्राचीन काल में ये परुष्णी कहलाती थी, लेकिन अभी रावी कहलाती है। ठीक है, उसी तरह से शतुद्री का वर्तमान नाम क्या है? तो सतलुज है। और विपाशा का वर्तमान नाम क्या है? तो व्यास है। ठीक, तो इन सब चारों नदियों के बारे में आप याद कर लीजिए कि प्राचीन काल में उसे क्या कहा जाता था और वर्तमान काल में उसे किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? आपके पास ऑप्शन है ए सिंधु, बी सरस्वती, सी गंगा या डी ब्रह्मपुत्र। पवित्र नदी के बारे में पूछ रहा है, यानी जिसका पूजा पाठ में ज्यादा महत्व था उस नदी के बारे में। तो देखिए वो नदी थी सरस्वती नदी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। ठीक, गलती से गंगा मत मार दीजिएगा। वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा आपके सामने? पुरुष सूक्त के संबंध में कौन सा गलत है? देखिए गलत स्टेटमेंट के बारे में पता लगाना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी चर्चा है। ठीक है, तो देखिए 7वें मंडल में इसकी चर्चा नहीं है। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है। पुरुष सूक्त की चर्चा है। तो पहले ही ऑप्शन गलत है और हमको गलत स्टेटमेंट खोजना था, तो हमारा विकल्प क्या हो गया? ये। बाकी विकल्पों को भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें विकल्प है। तो देखिए इसमें ब्राह्मण का आद्य पुरुष के मुख से निश्चित होने का उल्लेख मिलता है। ठीक, आद्य पुरुष के मुख से कहने का मतलब यह है कि उस काल के आते आते तक ये मान्यता हो गई थी कि क्या है कि ब्राह्मण का जो उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, उनकी उत्पत्ति हुई है, वो ब्रह्मा के मुख से हुई है और क्षत्रिय की बाजुओं से हुई है, वैश्य की जंघा से और शूद्र की पैर के हिस्से से उत्पत्ति हुई है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि आद्य पुरुष के मुख से निश्चित होने का उल्लेख मिलता है, तो इसके बारे में पुरुष सूक्त में कहा गया है। तो यानी यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है। फिर अगला दिया है, यह उस समय उद्भूत होती हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है। तो देखिए इसमें ये इस बात के बारे में भी कहा गया है कि उस काल में 4 वर्ण डेवलप कर गए थे। 4 वर्ण कौन कौन से? तो ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण समाज में क्या हो गए थे, डेवलप कर गए। ठीक है, और कहा गया था कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, इसमें इनका समाज में एक प्रभाव था, लेकिन ये जो शूद्र था इसका कोई समाज में प्रभाव नहीं था, और इनका जो योगदान था ये तीनों वर्गों की सेवा के लिए बने हुए थे। शूद्र का मानना था, मतलब कि उस समय लोगों की मान्यता थी कि ये जो शूद्र वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के क्या है, सेवा के लिए उत्पन्न हुए। तो इस तरह से हमारा ये जो दूसरा नंबर का स्टेटमेंट, फिर ये तीसरा और ये चौथा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, समाज के बारे में बता रहा है कि कैसे कैसे समाज श्रेणी में बट रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, फिर आपको ये धार्मिक मान्यता धीरे धीरे जन्म ले रही है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ब्राह्मण से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है ना, लेकिन जो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी चर्चा मिलती है, ये पूरी तरह से गलत है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है, और इस स्टेटमेंट से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस चीज की चर्चा है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है, बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, शुक्ल एवं कृष्ण, शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में 2 संस्करण मिलते हैं किस वेद में, ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में। ठीक है, केवल यजुर्वेद में, सी सामवेद एवं अथर्ववेद में, या डी केवल अथर्ववेद में। किस में मिलते हैं आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए ये मिलते हैं यजुर्वेद, केवल यजुर्वेद, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। देखिए यजुर्वेद की 2 शाखाएं, यजुर्वेद की 2 शाखा है। ठीक, एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद, और दूसरे का नाम है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। याद रखिएगा, जो हमारा लेक्चर हुआ था, क्लास हुआ था, उसमें मैंने आपको इन सब के बारे में लिखवाया भी है कि यजुर्वेद की 2 शाखा हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद मतलब कि किसका हिस्सा है, तो केवल यजुर्वेद का हिस्सा है। ठीक है ना, गलती से ऋग्वेद एवं यजुर्वेद दोनों का मत मार दीजिएगा, ओनली और ओनली केवल यजुर्वेद का हिस्सा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आर्य भारत में आए थे, कहां से आए थे? आपके पास ऑप्शन है, ए शरणार्थी के रूप में, बी अप्रवासी के रूप में, सी आक्रमणकारी के रूप में, या डी व्यापारी के रूप में। तो आर्य जो थे वो अप्रवासी के रूप में आए थे, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। आपको पढ़ाते समय मैंने बताया था कि आर्य का जो विद्वान बताते हैं कि मूल निवास स्थान कहाँ था, मध्य एशिया के क्षेत्र में आर्य रहा करते थे, और वहां से अप्रवास होते हुए वो कहां तक पहुंचे, सिंधु नदी के क्षेत्र में सबसे पहले आकर के बसे हुए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अप्रवासी के रूप। फिर वहां वो रहने लगे, धीरे धीरे पूरे भारत के क्षेत्र में, उत्तर भारत के क्षेत्र में उनका बसाव हो गया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था, किस चीज का ज्ञान आर्यों को नहीं था? ऑप्शन है, ए संपूर्ण गंगा घाटी का, ऑप्शन बी दोनों समुद्रों का, ऑप्शन सी हिमालय की विभिन्न पर्वत चोटियों की, या ऑप्शन डी कृष्णा नदी घाटी क्षेत्रों। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी घाटी क्षेत्रों के बारे में आर्यों को ज्ञान नहीं था। देखिए छोटा सा अगर आप इंडिया का ऐसे करके मैप बनाइएगा और देखिएगा, ये मैं बस बता रहा हूं आपको। तो देखिए आर्य तो सबसे पहले इस क्षेत्र में आकर के बसे हुए थे, और फिर धीरे धीरे इस गंगा के घाटी में आकर के बस गए, यानी उत्तर भारत के क्षेत्र में। ठीक है, और जो कृष्णा की जो घाटी है वो साउथ में है, तो आर्य वहां तक नहीं पहुंचे। ठीक है, देखिए ये कृष्णा की घाटी है और ये ऊपर में गंगा की घाटी। ठीक है, तो आर्य बस ऊपर में गंगा की घाटी के क्षेत्र में है, पंजाब के क्षेत्र में है, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यूपी, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में आर्यों का निवास स्थल था, न कि कृष्णा घाटी क्षेत्र में। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो पर्वतमाला थे उसके चोटियों के बारे में भी ये जानकारी थी। देखिए आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, विभिन्न पर्वत चोटी के। इस क्षेत्र में जाहिर सी बात है, इस क्षेत्र में रहेंगे तो पर्वत चोटियों के बारे में कुछ तो जानकारी होगी।
ठीक है ना। और समुद्र के बारे में भी उन्हें जानकारी था कि ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, यानी दोनों ओर समुद्र है, इसके बारे में भी उन्हें ज्ञात था। परंतु वो कृष्णा घाटी के क्षेत्र में निवास नहीं करते थे और उन क्षेत्रों में नहीं रहा करते। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द का मतलब क्या है, अर्थ के बारे में पूछ रहा है। तो निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या डी श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य का मतलब ये होता है श्रेष्ठ, कुलीन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। मैंने अपने क्लास में बहुत बार आपको बताया था कि आर्य मतलब श्रेष्ठ, समझे। तो उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है कि आर्य का मतलब क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में मिलेंगे, इसलिए अच्छे से कंठाग्र कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद फिर याद कर लीजिए। परीक्षा में क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आर्य का क्या मतलब हुआ, श्रेष्ठ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। वैदिक काल में द्विज में शामिल थे, यानी द्विज में किन किन लोगों को शामिल किया जाता था। देखिए, ए ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, बी ब्राह्मण एवं वैश्य, सी वैश्य एवं शूद्र, या डी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। तो द्विज में 3 वर्ग को शामिल किया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। शूद्र को द्विज में शामिल नहीं किया जाता था। उस समय समाज का यह मानना था कि शूद्र की जो उत्पत्ति हुई है इन 3 वर्गों की सेवा के लिए। तो द्विज का मतलब था यह 3 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है, मतलब कि नचिकेत और यम के बीच संवाद हुआ था, बातचीत हुई थी, उसका उल्लेख किसमें किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में, या डी बृहदारण्यक उपनिषद में। तो जो इसका आंसर है वो है सी, कठोपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा, नचिकेत और यम के संवाद की चर्चा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। देखिए, आपके पास ऑप्शन है, ए सिंधु, बी सतुद्री, सी सरस्वती, या डी गंगा। किस नदी के बारे में वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा उसकी चर्चा की गई। तो देखिए, हमारा ऑप्शन होगा ए, सिंधु नदी की चर्चा जो है ना वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा की गई। जाहिर सी बात है कि आर्य सबसे पहले सिंधु घाटी के क्षेत्र में बसे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसी की चर्चा सबसे ज्यादा की गई होगी। आप कभी भूल के भी गंगा या फिर सरस्वती इस तरह ऑप्शन रहेंगे उसको मत मानिएगा। ठीक है, तो सिंधु की चर्चा सबसे ज्यादा बार की गई। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया, यानी यव के नाम से किसे जाना जाता है, किस फसल को जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, ए जौ, बी चना, सी चावल, या डी गेहूं। तो यव किसे कहा जाता था, यव जौ को कहा जाता था। ठीक है, ओके, याद रहेगा आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है। आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, या डी अथर्ववेद में। किसमें इसकी चर्चा मिलती है। तो इसकी चर्चा हमें मिलती है अथर्ववेद में। हमारा विकल्प हो गया क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में कई प्रकार के रोग के बारे में बताया गया है, फिर कई प्रकार के औषधियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के रोग होंगे तो किस प्रकार के औषधि का उपयोग करके उसका निदान किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब की चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। अछूत के बारे में जो संकल्पना है कब डेवलप की है। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, या धर्मशास्त्र के समय कब डेवलप किया है। तो ये धर्मशास्त्र के समय में अछूत की जो संकल्पना है वो समाज में आई थी। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। धर्मशास्त्र की जगह पे कहीं पर सूत्र काल भी लिख देगा। ठीक है, इसको सूत्र काल भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसी काल में जाति की संकल्पना डेवलप की गई। पहले आश्रम की संकल्पना डेवलप की गई थी,
तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। फिर धीरे धीरे जब समाज आगे बढ़ता चला गया तो फिर जाति जो समाज में अभी अब जाति देखते हैं कि 50-100 जातियां जो समाज में दिखाई पड़ती है, इससे भी ज्यादा जातियां हैं। तो उसका जो कॉन्सेप्ट जो उभर कर सामने आया था वो सूत्र काल में ही सामने आया था। उससे पहले जातियां थी नहीं, ठीक है। उस समय से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण के बारे में कहा गया। फिर समाज बढ़ता गया, जाति का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया? ठीक, आपके पास ऑप्शन है, ए सिंधु, बी सरस्वती, सी गंगा या डी यमुना। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहकर पुकारा गया है। यह ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी, पूजा में इसका सबसे ज्यादा यूज होता था, इसीलिए सरस्वती नदी को ही इस नाम से संबोधित किया गया। गलती से भी सिंधु या फिर गंगा ये मत मारिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है? डायरेक्ट फैक्ट पूछ दिया है कि कितनी ऋचा है ऋग्वेद में, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 1028, 1017, 1128 या 1020। तो ऋग्वेद में ऋचाओं की जो संख्या है वो है 1028। हमारा आंसर ऑप्शन विकल्प ए होगा, ठीक है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है परीक्षा में। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आपसे गलत नहीं होने चाहिए, वरना आप कई विद्यार्थियों से पीछे हो जाएंगे और आप जो सोचते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो फिर दूर दूर तक भूल जाइए। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इनको कभी नहीं भूलिएगा, कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको याद करके बैठे रहते हैं। आप इसको हल्के में लीजिएगा, पीछे हो जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या आपके पास, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपके पास ऑप्शन है, ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल या डी 10वां मंडल। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। इसमें 114 मंत्र दिए गए हैं जो सोम के बारे में वर्णित है, ठीक है। तो आप इसको, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में भी आया हुआ है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, जिसमें 114 मंत्र दिए गए, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार देखिएगा तो अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।